CA Tamanna Patel this side from Ahmedabad. For indirect taxes, I have followed CA Yashwant Mangal sir and secured 62 marks in IDT. And as sir always says, Mahol ke sath padho, which helped me to achieve this milestone. Thank you very much, sir. Hi Yashwant sir, this is Mayur Sapkale from Jalgaon. I scored 74 marks in CA final IDT only because of you sir. I'm Shashin Redia. I cleared my CA final in this attempt. I got exemption in IDT all because of यशवंत मंगल सर. इनके लेक्चर्स देखो, इनकी समरी बुक से पढ़ो और बस माहौल बना के आओ एग्ज़ाम में. जय हिंद दोस्तों, माहौल जबरदस्त शानदार बनने वाला है ई-वे बिल में. आइए सर, चैप्टर नंबर 18 हम बात करते हैं ई-वे बिल. सर ध्यान दीजिएगा, अगेन ये चैप्टर के भी कभी कभी क्वेश्चन बनते हैं, अच्छा केस बन के क्वेश्चन बनता है इसका, और बहुत इजी टॉपिक है अगर आपने ढंग से इसको समझ लिया, सुन लिया और रिवाइज कर लिया तो. आइए बच्चों, सर गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है www.ewaybillgst.gov.in जिसको बोलते हैं कॉमन पोर्टल फॉर द पर्पस ऑफ जनरेशन ऑफ ई-वे बिल. तो सर जब भी आप मूवमेंट ऑफ द गुड्स करते हो ऑफ कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीडिंग रुपीज 50,000 तो ईवी बिल जनरेट करना पड़ता है. इसका फॉर्म नंबर होता है सर GST EWB 01, ये फॉर्म नंबर है फॉर ईवी बिल. आइए बच्चों, सर अब ईवी बिल के प्रोविजंस क्या कहते हैं. सेक्शन नंबर 68 रेड विद रूल नंबर 138 A B C D E, वहां तक हम पढ़ने वाले हैं सर. अब सर इसकी फर्स्ट लाइन, मालिक फर्स्ट लाइन जो है बड़ी सुंदर लाइन है, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन who is causing movement of the goods of consignment value exceeding rupees 50,000, तो ऐसे केस में ईवी बिल जनरेट करना पड़ेगा. वापस से सुनिएगा बात को ध्यान से, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु इज कॉजिंग मूवमेंट ऑफ द गुड्स, मतलब अगर रजिस्टर्ड पर्सन मूवमेंट ऑफ द गुड्स कॉज कर रहा है, अब मूवमेंट मे बी फॉर द पर्पस ऑफ सप्लाई एंड मे बी फॉर द पर्पस ऑफ अदर देन सप्लाई, या फिर अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज कर रहा है, इनवर्ट सप्लाई ले रहा है, कौन, रजिस्टर्ड पर्सन, तो हमेशा माना जाएगा कि रजिस्टर्ड पर्सन ही मूवमेंट कॉज करा रहा है बेटा. क्लियर. अब ऐसे केस में जो मूवमेंट ऑफ द गुड्स हो रहा है, उस गुड्स का कंसाइनमेंट वैल्यू अगर एक्सीडिंग रुपीज 50,000 है, तो ऐसे केस में ईवी बिल जनरेट करना कंपलसरी है. अब कंसाइनमेंट वैल्यू सर ध्यान देना, पूरे जीएसटी में हमने जहां वैल्यू की बात करी, वैल्यू एक्सक्लूड जीएसटी का अमाउंट, पर सर फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी द कंसाइनमेंट वैल्यू शेल इंक्लूड जीएसटी का अमाउंट ऑल्सो. बट अगर उस कंसाइनमेंट में कुछ गुड्स टैक्सेबल है, कुछ गुड्स एग्जेम्प्टेड है, तो एग्जेम्प्टेड की वैल्यू को इंक्लूड नहीं करने का, सर टैक्सेबल गुड्स की वैल्यू प्लस उस पर जो जीएसटी का अमाउंट है वो सब इंक्लूड करने का, और तब देखने का कि एक्सीडिंग 50,000 रुपये वैल्यू हो रहा है कि नहीं हो रहा है. अगर हो रहा है तो ऐसे केस में ईवी बिल जनरेट करना पड़ेगा. पर अगर सर मूवमेंट ऑफ द गुड्स करा कौन रहा है, अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो ऐसे केस में ईवी बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है. हाँ, एट द चॉइस ऑफ द अनरजिस्टर्ड पर्सन, वो चाहे तो ईवी बिल जनरेट करे वरना जनरेट ना करे. पर हाँ, अनरजिस्टर्ड पर्सन से गुड्स परचेज कर रहा है कौन, रजिस्टर्ड पर्सन, तो हमेशा भले मूवमेंट कोई भी कराए, मूवमेंट हमेशा माना जाएगा कि रजिस्टर्ड पर्सन नहीं कराया बेटा. हाँ है ना भाई. तो हु इज कॉजिंग मूवमेंट ऑफ द गुड्स, मैंने बात कर ली बेटा. अब ऐसे केस में ईवी बिल के दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी. पार्ट ए के अंदर इनवॉइस की सारी इंफॉर्मेशन होती है, पार्ट बी के अंदर गुड्स और ट्रांसपोर्टेशन की डिटेल सारी होती है. सर पार्ट ए फिल करेगा कौन, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु इज कॉजिंग मूवमेंट ऑफ द गुड्स. वो चाहे तो ईवी बिल के पार्ट ए के लिए सर वो ई कॉमर्स ऑपरेटर को या कुरियर कंपनी को ऑथराइज कर सकता है या ट्रांसपोर्टर को ऑथराइज कर सकता है कि वो पार्ट ए फिल कर ले. पार्ट ए में होता क्या, इनवॉइस की सारी इंफॉर्मेशन होती है बेटा. है ना भाई. अब सर ये दो केसेस में भले ही वैल्यू एक्सीडिंग 50,000 नहीं है, फिर भी ईवी बिल इश्यू करना कंपलसरी है इररेस्पेक्टिव वैल्यू. फर्स्ट, अगर प्रिंसिपल के यहां से गुड्स जॉब वर्कर के यहां जा रहा है इंटर स्टेट, तो ईवी बिल इश्यू करना कंपलसरी, प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर. अच्छा एक बात और, जो अभी हमने बात करी ना ऊपर बेटा, यहां पे मूवमेंट ऑफ द गुड्स भले ही इंट्रास्टेट हो या इंटरस्टेट हो, मैं तो कह रहा हूं मुंबई से मुंबई ही ट्रांसपोर्ट हो रहा है, पर अगर कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीडिंग 50,000 है तो ईवी बिल इश्यू करना कंपलसरी है बेटा. क्लियर. सर अगर कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीडिंग 50,000 है तो ईवी बिल तो इश्यू करना ही करना, भले इंट्रास्टेट हो इंटरस्टेट हो, वी डोंट केयर. पर सर ये दो केस में सर 50,000 वैल्यू क्रॉस करे ना करे, ईवी बिल इश्यू करना कंपलसरी. फर्स्ट, जो प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर गुड्स जा रहा है इंटर स्टेट, तो सर इररेस्पेक्टिव वैल्यू ईवी बिल जनरेट करना पड़ेगा. सेकंड, मेरे मालिक ये बोलता है क्या, आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पढ़ा था क्या कि हैंडीक्राफ्ट गुड्स, नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स के केस में कैजुअल टैक्सेबल पर्सन
या इंटर स्टेट जो इस तरह की गुड्स सप्लाई करते हैं उनको थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन का बेनिफिट मिलेगा, दे हैव बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम गेटिंग रजिस्ट्रेशन। पर ऐसे लोगों को सर जब वो गुड्स का मूवमेंट करेंगे इंटर स्टेट तब ईवी बिल इशू करना कंपलसरी है इररेस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू, प्लस उनके पास पैन नंबर होना कंपलसरी है, ये हमने वहां पढ़ा था। ओके मालिक, चलिए अब आता है क्या बिल टू शिप टू मॉडल अगर है तो सर सिंस मूवमेंट तो एक बार ही हो रहा है ना यार, तो वहां पे एक ही ईवी बिल इशू करना है और ईवी बिल पोर्टल पे जब आप जाएंगे वहां पे भी बिल टू शिप टू का ऑप्शन आ जाएगा, वो सेलेक्ट करिएगा और सिंगल ईवी बिल इज रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड इन दिस केस। नाउ पॉइंट कम्स कि व्हाट ऑल इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड इन ईवी बिल। तो मैंने आपको बता दिया पार्ट ए के अंदर इनवॉइस की सारी इंफॉर्मेशन होती है कि, और सर पार्ट बी के अंदर ट्रांसपोर्ट की डिटेल होती है कि सर डॉक्यूमेंट नंबर, ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट नंबर, जैसे गुड्स से जैसे व्हीकल से ट्रांसपोर्ट होता है तो जीआर नंबर, जीआर रिसीट, गुड्स रिसीट नंबर, देन रेलवे से होता है रेलवे रिसीट नंबर, एयरवे बिल नंबर, बिल ऑफ लेडिंग नंबर, व्हीकल नंबर ऑन इट इन केस ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्टेड बाय रोड, ये सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ये पार्ट बी के अंदर जो इंफॉर्मेशन होगी वो फर्निश कौन करेगा, या तो जिसने पार्ट ए बनाया वो पर्सन, या ट्रांसपोर्टर इंफॉर्मेशन फर्निश करेगा पार्ट बी के अंदर, और पार्ट बी फिल होगा, सबमिट होगा, उसके बाद ही मानेंगे कि ईवी बिल जनरेट हुआ है, ईवी बिल सर आपने जनरेट किया है, वरना ईवी बिल जनरेट ही नहीं हुआ ऐसा माना जाएगा। पर इसके दो एक्सेप्शन है, मतलब उन दो एक्सेप्शनल केस में मैं आपको यहां बताता हूं लिंक करके, उन दो एक्सेप्शनल केस में अगर आपने पार्ट बी में इंफॉर्मेशन फिल नहीं करी तो सर चलेगा, अदरवाइज ये मानेंगे कि ईवी बिल जनरेट ही नहीं हुआ, हाँ है ना भाई। अदरवाइज पार्ट बी जब फिल करके सबमिट करेंगे तभी ईवी बिल का यूनिक ईवी बिल नंबर जनरेट होता है और वही ईवी बिल जनरेट हुआ है मानते हैं। पर ये दो एक्सेप्शनल केस, फर्स्ट आपके यहां से कंसाइनर के यहां से गुड्स जा रहा है कहां पर, ट्रांसपोर्टर की प्लेस पर, जहां पे वो दूसरे कन्वेंस में गुड्स को शिफ्ट करके फर्दर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स करने वाला है। सर अब आप क्या मान लो बिजनेस प्लेस जो है वो ऐसी जगह पे है जो कंजेस्टेड एरिया है जहां बड़ी ट्रक खड़ी नहीं हो सकती है, तो ट्रांसपोर्टर क्या करता है, छोटे छोटे लोडिंग ऑटो में आपकी गुड्स को एक बार लोड करता है, अपने प्लेस पे ले जाता है, वहां बड़ी ट्रक में शिफ्ट करके फिर फर्दर ट्रांसपोर्टेशन करेगा। तो ऐसे केस में आपके यहां से जब ट्रांसपोर्टर के यहाँ गुड्स जा रहा है फॉर फर्दर ट्रांसपोर्टेशन इन अनदर कन्वेंस, तो ऐसे केस में जब आपके यहां से ट्रांसपोर्टर के यहाँ जा रहा है वो डिस्टेंस अगर विद इन द 50 किलोमीटर की रेंज में है विद इन द सेम स्टेट, तो ऐसे केस में आपके यहां से ट्रांसपोर्टर के प्लेस के लिए पार्ट बी की जरूरत नहीं है। जब ट्रांसपोर्टर फर्दर मूवमेंट करेगा तब पार्ट बी को अपडेट कर देगा विद द बड़ा ट्रक नंबर, हाँ है ना भाई। सर सेम वे जब मान लो सपोज मुंबई से बेंगलुरु गुड्स गया, अब बेंगलुरु से बेंगलोर में ट्रांसपोर्टर के प्लेस पे चला गया, अब ट्रांसपोर्टर के प्लेस से कंसाइनी के प्लेस पे ले जाना है, अगेन वो क्या कर रहा है, छोटे छोटे कन्वेंस में गुड्स को भेज रहा है, कहां पे, ट्रांसपोर्टर्स के यहां से कंसाइनी के प्लेस पे, और वो कंसाइनी के प्लेस थोड़ा कंजेस्टेड प्लेस है, तो ऐसे केस में ट्रांसपोर्टर के यहां से फर्दर मूवमेंट कर रहा है इन अ डिफरेंट कन्वेंस, तो ऐसे केस में वहां पे पार्ट बी अगर उसने जनरेट नहीं भी किया चल जाएगा। पर अगेन कंडीशन क्या है, इट शुड बी ट्रांसपोर्टर के प्लेस से कंसाइनी का प्लेस शुड बी विद इन 50 किलोमीटर विद इन द सेम स्टेट, तो ऐसे केस में पार्ट बी फिल नहीं करोगे चल जाएगा, अदरवाइज पार्ट बी फिल करना कंपलसरी है। आइए बच्चों, सर हु इज मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू जनरेट द ईवी बिल, तो सर हमने बात कर ली क्या, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु इज कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ द गुड्स ऑफ कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीडिंग ₹50,000 ईवी बिल जनरेट करना कंपलसरी है। अगर बाय रोड ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, भले एज ए कंसाइनर हो आप या कंसाइनी हो, अगर आप रजिस्टर्ड हो, आप मूवमेंट करा रहे हो, तो सर बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द मूवमेंट ऑफ द गुड्स ईवी बिल जनरेट करना कंपलसरी है। पर अगर आपने ईवी बिल जनरेट नहीं किया और सर आपने गुड्स ट्रांसपोर्टर को हैंड ओवर कर दी, तो ये ट्रांसपोर्टर की जिम्मेदारी कि वो ईवी बिल जनरेट करे, उसके बाद ही ट्रांसपोर्टेशन करे, वरना सर वो भी रेस्पॉन्सिबल है पेनल्टी की, लायबिलिटी के लिए, बेटा जो हम पेनल्टी ऑफेंसेस के चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, इसलिए अगर उस रजिस्टर्ड पर्सन ने ईवी बिल जनरेट नहीं किया तो ये ट्रांसपोर्टर की जिम्मेदारी की बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द मूवमेंट ऑफ द गुड्स ईवी बिल वो जनरेट करे बेटा। अब रेलवे, वेसल या एयर से गुड्स अगर जाता है तो ऐसे केस में सर चॉइस है कि इधर बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द मूवमेंट ऑफ द गुड्स या इधर आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द मूवमेंट ऑफ द गुड्स भी आप पार्ट बी को अपडेट करके ईवी बिल जनरेट कर सकते हो। और सर उसमें रेलवे रिसीट नंबर, एयरवे बिल नंबर, सर या आपका बिल ऑफ लेडिंग, ये अपडेट करके आप पार्ट बी जनरेट कर देना इवन आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द मूवमेंट ऑफ द गुड्स आल्सो बेटा। पर हाँ, रेलवे के लिए कह दिया क्या, रेलवे विल नॉट डिलीवर द गुड्स अंटिल वैलिड ईवी बिल हैज बीन प्रोड्यूस्ड बिफोर देम, तब जाके कंसाइनी को गुड्स वो डिलीवर करेंगे, वरना गुड्स डिलीवर नहीं करेंगे। नाउ एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन एग्जाम में भी आया हुआ साहब, ये बोला है क्या, अगर सपोज मान लो मुंबई में मल्टीपल लोकेशंस पे आपके स्टोर्स है और वहां से आपको ऑर्डर जो मिला है वो सिंगल कंसनी, एक आदमी ने ऑर्डर दिया पर आपके पास एक ही दुकान पे इतना माल नहीं था कि आप उसको दे पाए, आपने 3 अलग अलग लोकेशन से गुड्स उसको भेजा है एक ही जगह पर, तो 3 इनवॉइस आपने जनरेट किए, तो 3 क्या है, कंसाइनमेंट है, तो 3 डिफरेंट ईवी बिल जनरेट होंगे। या आप एक ही जगह से 3 अलग अलग बिल बना रहे हो सिंगल आदमी के लिए, तो उसको 3 कंसाइनमेंट मानेंगे, मतलब हर इनवॉइस को सेपरेट कंसाइनमेंट मानने का है और सेपरेट कंसाइनमेंट के लिए सर ईवी बिल जनरेट होगा कंसाइनमेंट वाइज। आइए सर, अब अगर आप
वैल्यू इज अप टू ₹50,000, एक्सीडिंग ₹50,000 नहीं है, तो ऐसे केस में आपकी चॉइस है, ईवी बिल जनरेट कर रहे हो तो आपकी चॉइस है, जरूरत तो नहीं है साहब। फिर अनरजिस्टर्ड पर्सन अगर मूवमेंट ऑफ द गुड्स कॉज कर रहा है तो अगेन ये ऑप्शन है, ईवी बिल जनरेट करो ना करो, ट्रांसपोर्टर जनरेट कर रहा है या अनरजिस्टर्ड पर्सन जनरेट कर रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, जरूरत नहीं है। जहां वैल्यू एक्सीडिंग ₹50,000 है, रजिस्टर्ड पर्सन मूवमेंट करा रहा है तो ईवी बिल जनरेट करना कंपलसरी है, नहीं जरूरत है आप जनरेट कर रहे हो, हमें कोई तकलीफ नहीं है सर। फिर अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन जो ये चॉइस ले रहा है कि मेरे को तो सर ईवी बिल जनरेट करना है, वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, और सेकंड वो हैंडीक्राफ्ट गुड्स वाले लोग जो अनरजिस्टर्ड थे पर उनको ईवी बिल इशू करना कंपलसरी, जनरेट करना कंपलसरी है इररेस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ गुड्स, इन लोगों को सर जीएसटी पोर्टल पे जाके एक फॉर्म नंबर जीएसटी ENR एनरोलमेंट का ENR 03 नंबर का फॉर्म फिल करके अपनी इंफॉर्मेशन वैलिडेट करानी पड़ेगी, इनको एक यूनिक एनरोलमेंट नंबर मिलेगा और उसके बेस पे ये ईवी बिल जनरेट कर सकते हैं, ऑल्दो दे आर नॉट रजिस्टर्ड इन जीएसटी। ओके सर, अब बात आती है क्या, अगर मान लो आपका गुड्स, आपका ट्रक जो था जिसमें गुड्स पड़े थे वो निकल गए एंड सर रास्ते में गाड़ी खराब हो गई या किसी भी कारण से आप एक कन्वेंस से दूसरे कन्वेंस में गुड्स शिफ्ट कर रहे हो, आप कर सकते हो और ऐसा होता भी है बिजनेस में। तो ऐसे केस में बिफोर ट्रांसफरिंग द गुड्स फ्रॉम वन कन्वेंस टू अनदर कन्वेंस, पहले ईवी बिल के पार्ट बी को अपडेट करना पड़ेगा विद द न्यू व्हीकल नंबर, लेटेस्ट व्हीकल नंबर ईवी बिल पे होना चाहिए सर। तो ऐसे केस में जिस पर्सन ने ईवी बिल के पार्ट ए बनाया था वो या ट्रांसपोर्टर, वो चाहे तो ईवी बिल के पार्ट बी को अपडेट कर सकता है विद द न्यू व्हीकल नंबर और उसके बाद आप गुड्स शिफ्ट करके फर्दर मूवमेंट कर सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आप जब फर्दर मूवमेंट कर रहे हो तब याद है मैंने बताया था यहां से बेंगलोर गुड्स गया, बेंगलोर ट्रांसपोर्टर के यहां से कंसाइनी के यहां पे जब गुड्स जाता है तब अगर डिस्टेंस विद इन 50 किलोमीटर विद इन द सेम स्टेट है तो वहां पे पार्ट बी को अपडेट नहीं करोगे, चल जाएगा और आप गुड्स को छोटे व्हीकल में शिफ्ट करके आप गुड्स को ले जाओ, हमें कोई तकलीफ नहीं है, फैसिलिटी दे रखी बेटा। फिर सर अब क्या होता है, कई बार हमने मुंबई से दिल्ली कोई गुड्स भेजने का है, अब जो ट्रांसपोर्टर हमने अपॉइंट किया वो केवल गुजरात तक जाता है, गुजरात से वो किसी और ट्रांसपोर्टर को गुड्स हैंडओवर करेगा और वो फर्दर ट्रांसपोर्टेशन करेगा, तो यस आप ट्रांसपोर्टर को भी चेंज कर सकते हो, पर सर ऐसे केस में आपको ईवी बिल का पार्ट भी अपडेट करना पड़ेगा। तो सर असाइनिंग द ईवी बिल नंबर टू अनदर ट्रांसपोर्टर ये भी आप कर सकते हो, बट सर ऐसे केस में जिस पर्सन ने पार्ट ए बनाया था, ईवी बिल का पार्ट ए जनरेट किया था, वो पर्सन या ट्रांसपोर्टर जो ईवी बिल असाइन हुआ है वो किसी और ट्रांसपोर्टर को असाइन कर सकता है यूजिंग हिज, वो जो ट्रांसपोर्टर है वो अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर यूज करके या उसका यूनिक एनरोलमेंट नंबर यूज करके ईवी बिल के पार्ट बी को अपडेट करके ये ईवी बिल असाइन कर सकता है किसी और ट्रांसपोर्टर को। पर अगर मान लो ईवी बिल के पार्ट बी में एक बार व्हीकल नंबर अपडेट हो गया है तो ऐसे केस में केवल ट्रांसपोर्टर ही दूसरे ट्रांसपोर्टर को ईवी बिल असाइन कर सकता है, जिस पर्सन ने पार्ट ए जनरेट किया था वो ईवी बिल असाइन नहीं कर सकता किसी और ट्रांसपोर्टर को अगर एक बार व्हीकल नंबर अपडेट हो गया तो। ओके मालिक, अब कंसोलिडेटेड ईवी बिल, अब ट्रांसपोर्टर की चॉइस है, ये ऑप्शन है ट्रांसपोर्टर के पास कि वो चाहे तो मल्टीपल कंसाइनमेंट के लिए उसके पास अगर मल्टीपल ईवी बिल है, सपोज मैं बेंगलोर से सर चेन्नई कोई गुड्स लेके जा रहा हूं और सर मेरे पास जो गुड्स है बहुत सारे लोगों के गुड्स है, सबने अपने अपने रेस्पेक्टिव अपने कंसाइनमेंट के लिए अपने अपने ईवी बिल दिए, तो मैं चाहूं तो सिंगल कंसोलिडेटेड ईवी बिल बना सकता हूं यूजिंग द फॉर्म नंबर जीएसटी WB02, उनमें सारे ईवी बिल जो थे उनको लिंक कर दूंगा और सर सिंगल कंसोलिडेटेड ईवी बिल बन सकता है, ये चॉइस है, कोई खास बात नहीं है। अब सर कैंसिलेशन ऑफ ईवी बिल, अगर ईवी बिल एक बार जनरेट हुआ है तो वो एडिट नहीं हो सकता है सर, उसमें आप एडिटिंग नहीं कर सकते, उसको आप कैंसिल जरूर कर सकते हो, जब जनरेट किया उसके 24 आवर्स में आप कैंसिल कर सकते हो अगर उससे जो गुड्स आपने डिक्लेयर किए वो ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहे हो या ट्रांसपोर्ट कर रहे हो सम अदर मैनर से, तो ऐसे केस में ईवी बिल में भी कैंसल्ड विद इन 24 आवर्स। पर अगर एक बार मूवमेंट ऑफ द गुड्स शुरू हो गया और वहां पर रास्ते में ऑफिसर ने कोई ईवी बिल को वेरीफाई कर लिया तो उसके बाद में कभी भी ईवी बिल आप कैंसिल नहीं कर सकते। क्लियर? अब आइए द वैलिडिटी पीरियड ऑफ द ईवी बिल, बड़ा अच्छा पॉइंट है, इस पे एमसीक्यूज भी बनते कभी कभी। सर अगर आपने ईवी बिल जनरेट किया या कंसोलिडेटेड ईवी बिल जनरेट किया तो उसकी वैलिडिटी क्या रहेगी? फॉर ईच 200 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ 1 डे ईवी बिल वैलिड रहेगा सर, एक दिन। पर अगर आपका जो व्हीकल है वो अगर बहुत बड़ा व्हीकल जिसको बोलते हैं ओवर डायमेंशनल कार्गो है तो ऐसे केस में 20 किलोमीटर पर डे का आपको टाइम मिलता है। ओके, पर अगर एक और चीज है, अगर मल्टी मॉडल शिपमेंट है जहां पे एटलीस्ट 1 लेग इज थ्रू शिप, मल्टी मॉडल शिपमेंट मतलब आप मान लो मुंबई से चेन्नई कोई गुड्स भेज रहे हो, उसमें थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड है, थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन बाय रेलवे है, थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन बाय शिप भी है, तो ऐसे केस में सर यहाँ पे 20 किलोमीटर पर डे के लिए आपका ईवी बिल वैलिड रहेगा। मतलब अगर आपका डिस्टेंस सपोज 50 किलोमीटर है तो सर अगर मल्टी मॉडल शिपमेंट है जहां पे एटलीस्ट 1 लेग इज थ्रू शिप तो ऐसे केस में 3 दिन आपका ईवी बिल वैलिड रहेगा। सो दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट द वैलिडिटी पीरियड ऑफ द ईवी बिल। अब ये 3 दिन या 1 दिन जो भी है ये काउंट कब से करना है? मिडनाइट, रात 12 बजे से। ध्यान रखिएगा बेटा, जिस टाइम आपने ईवी बिल जनरेट किया है
वो तारीख जब खत्म हो रही रात को 12 बजे, वहां से मतलब मिडनाइट से ये नंबर ऑफ डेज काउंट होंगे फॉर द पर्पस ऑफ वैलिडिटी पीरियड बेटा। ओके एंड सर कमिश्नर चाहे तो सर ईवी बिल की वैलिडिटी को एक्सटेंड भी कर सकता है, और हाँ ट्रांसपोर्टर को भी पावर दे रखा है, ट्रांसपोर्टर को भी चॉइस दे रखी है कि अगर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस हो गए, कभी कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया, और सर ऐसे केस में ईवी बिल का वैलिडिटी अगर उसको एक्सटेंड करना पड़ रहा है, तो ऐसे केस में अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस ही कैन आल्सो एक्सटेंड द वैलिडिटी पीरियड ऑफ ईवी बिल। बट उसको ट्रांसपोर्टर को बोल रखा है क्या, जब ईवी बिल का वैलिडिटी एक्सपायर हो रहा है उसके 8 घंटे के अंदर अंदर विद इन 8 आवर्स आपको ईवी बिल की वैलिडिटी एक्सटेंड करनी पड़ेगी, उसके बाद आप एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे। आइए अब क्या एक्सेप्टेंस ऑफ ईवी बिल, सर जिसने ईवी बिल जनरेट किया है अदर पार्टी को उसकी इंफॉर्मेशन जाएगी, इंटिमेशन जाएगी, या तो उसको रिजेक्ट कर दे या फिर उसको एक्सेप्ट कर दे। पर सर उसने ना रिजेक्ट किया है ना एक्सेप्ट किया विद इन 72 आवर्स और बिफोर द डिलीवरी ऑफ द गुड्स विच एवर इज अर्लियर, तो सर ऐसे केस में उसके बाद उस मान लेंगे क्या उसने डिम टू बी एक्सेप्ट कर लिया है। अब सर ईवी बिल अगर आपने एक स्टेट में जनरेट किया है तो ऑब्वियसली कश्मीर से कन्याकुमारी कोई गुड्स आ रही तो क्या हर स्टेट वाइज ईवी बिल बनाएगा क्या, सर एक बार ईवी बिल जनरेट हो गया वही वैलिड है थ्रू आउट द कंट्री जब तक कि उसका डेस्टिनेशन नहीं आता। नाउ सम पॉइंट्स टू रिमेंबर, वैसे मैं बता चुका हूं आपको कि ईवी बिल इज नॉट वैलिड फॉर मूवमेंट ऑफ द गुड्स विदाउट व्हीकल नंबर ऑन इट। ईवी बिल का पर्पस यही है कि व्हीकल नंबर होना चाहिए यार, ताकि कोई गड़बड़ नहीं कर पाए। एंड सर अगर आपने कोई ईवी बिल में मिस्टेक कर दी तो उसको आप एडिट नहीं कर सकते, उसका आप क्या कर सकते हो 24 आवर्स में कैंसिल कर सकते हो, एडिट नहीं हो सकता है। सर अब व्हीकल नंबर आप चेंज करो तो एनी नंबर ऑफ टाइम आप व्हीकल नंबर अपडेट कर सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है उसके लिए। पर यस जब भी व्हीकल को वेरीफाई करेगा डिपार्टमेंट तो जिस व्हीकल में वो गुड्स है उसी व्हीकल का नंबर दिखना चाहिए ईवी बिल को वेरीफाई करते वक्त, लेटेस्ट व्हीकल नंबर शुड बी देयर। ओके नाउ सर देयर आर सम केसेस जहां पे ईवी बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है, ईवी बिल जनरेट नहीं करना होता है। फर्स्ट जो गुड्स एनेक्सर में कवर है उनके लिए मूवमेंट ऑफ द गुड्स अगर आप कर रहे हो तो ईवी बिल नहीं जनरेट करना है। फर्स्ट क्या है, एलपीजी फॉर सप्लाई टू हाउस होल्ड और नॉन डोमेस्टिक एग्जेम्प्टेड कैटेगरी कस्टमर्स के लिए ईवी बिल की जरूरत नहीं होती। सेम वे सर इसको कनेक्ट कर दिया यहां वाले पॉइंट से, एम्प्टी सिलेंडर्स क्या होता है, सिलेंडर से सर कई बार घर पे जो भाई जब तक पाइपलाइन नहीं लगी हर जगह वहां तो सिलेंडर से ही गैस सप्लाई होती है ना घर पे यार, तो सर आपने क्या किया एम्प्टी सिलेंडर दिया, उसने फिल्ड सिलेंडर दिया, तो जो गैस सप्लाई करने वाला पर्सन है वो खाली सिलेंडर जब लेके जा रहा है तो क्या वो खाली सिलेंडर की वैल्यू अगर 50,000 क्रॉस करती है तो क्या उसको ईवी बिल जनरेट करना पड़ेगा। तो एक्चुअली क्या इन्होंने एलपीजी गैस लिखा, एलपीजी गैस तो कब मानेंगे जब उसमें गैस भरी हुई है, खाली सिलेंडर ले जा रहे तो वो गवर्नमेंट से रह गया था, तो इसलिए बाद में ये पॉइंट गवर्नमेंट ने यहाँ पे ऐड किया और बोल दिया क्या वेयर एम्प्टी सिलेंडर्स फॉर पैकिंग ऑफ एलपीजी गैस आर बीइंग मूव्ड फॉर रीजंस अदर देन सप्लाई, वो केवल मूवमेंट कर रहा है, सप्लाई नहीं कर रहा, उस सिलेंडर को नहीं बेचने जा रहा बेटा एम्प्टी सिलेंडर को, तो ऐसे केस में ईवी बिल की जरूरत नहीं है। फिर केरोसिन ऑयल सोल्ड अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो गवर्नमेंट की दुकान होती है ना बड़ा राशन की दुकान, वहां से जब पब्लिक केरोसिन सेल होता है वहां पे ईवी बिल की जरूरत नहीं होती है। देन पोस्टल बैगेज ट्रांसपोर्टेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, देन नेचुरल और कल्चर, अरे मोती वगैरह जो होते हैं ना गोल्ड डायमंड सब आ रहा है इसमें बेटा, ठीक है ज्वेलरी वगैरह, अब सब ये सब महंगे गुड्स होते हैं, इसमें ईवी बिल की जरूरत नहीं होती बेटा। नेचुरल और कल्चर्ड पल्स, प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन्स, प्रीशियस मेटल्स एंड मेटल्स क्लेड विद प्रीशियस मेटल, देन ज्वेलरी गोल्ड स्मिथ और सिल्वर स्मिथ, मतलब ज्वेलरी जो गोल्ड की और सिल्वर की बनी हुई है, एंड अदर आर्टिकल्स एक्सेप्टिंग इमिटेशन ज्वेलरी, भाई जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है उसमें तो ईवी बिल जनरेट करना पड़ेगा। देन करेंसी, अच्छा एक जस्ट नॉलेज के लिए बता रहा हूं आपको बेटा, वैसे ज्वेलरी और पल्स के लिए एक अलग से रूल और आ गया है, जो स्टेट गवर्नमेंट चाहे उसको अप्लाई कर सकता है, वो रूल आपके सिलेबस में नहीं आता इसलिए मैं आपको बात नहीं कर रहा ना, आपको पढ़ना है क्योंकि वो स्पेसिफिक गुड्स स्पेसिफिक है बेटा। ओके चलिए करेंसी मूवमेंट करो तो ईवी बिल की जरूरत नहीं होती है क्योंकि ये सब ये सीक्रेट मूवमेंट होता है बेटा, इसलिए ईवी बिल जनरेट कर दिया तो सर सीक्रेसी खत्म हो जाती है इसकी। देन यूज्ड पर्सनल हाउस होल्ड आर्टिकल्स, अपना घर शिफ्ट कर रहे हो बेटा, परिवार नहीं घर, सर घर का सामान शिफ्ट कर रहे हो ईवी बिल की जरूरत नहीं है। देन कोरल अनवर्क्ड और वर्क्ड कोरल, ईवी बिल की जरूरत नहीं है, वो गुड्स है जिनके लिए गवर्नमेंट ने मना कर दिया, ईवी बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। नाउ नेक्स्ट नॉन मोटराइज कन्वेंस, अरे सर घोड़ा गाड़ी हाथ गाड़ी से अगर आप मूवमेंट कर रहे हो लारी वगैरह से गुड्स का आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो ईवी बिल की जरूरत नहीं है। देन कस्टम पोर्ट से इनलैंड कंटेनर डिपो या कंटेनर फ्रेट स्टेशन आप गुड्स लेके जा रहे हो, या एक कस्टम पोर्ट से दूसरे कस्टम पोर्ट पे लेके जा रहे हो, या वाइस वर्सा, ये रहा पॉइंट। सर इनलैंड कंटेनर डिपो से आप पोर्ट एयरपोर्ट एटसेट्रा गुड्स लेके जा रहे हो, या एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पे अंडर कस्टम सील कस्टम सुपरविजन आप गुड्स को लेके जा रहे हो, तो आपको कोई ईवी बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। फिर सर ध्यान दीजिएगा, हर स्टेट गवर्नमेंट को या यूनियन टेरिटरी को पावर दिया कि सर वो अपने अपने स्टेट के अंदर कुछ एग्जिबिशन और दे सकते हैं, और अगर हर एसजीएसटी एक्ट ने कुछ एग्जिबिशन दिए, हर एसजीएसटी रूल्स में एग्जिबिशन दिए, तो वो सीजीएसटी रूल्स के लिए भी एप्लीकेबल रहेगा। जैसे मैं बताया था आपको जस्ट एग्जांपल के लिए, कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने विद इन द स्टेट मूवमेंट होता है तो वहां लिमिट 1 लाख की करी हुई है, 2 लाख की करी हुई है कि सर 1 लाख का मूवमेंट अगर हो रहा है एक्सीडिंग 1 लाख तो ही ईवी बिल जनरेट करना है,
वरना ईवी बिल जनरेट नहीं करना है। तो उस स्टेट के लिए सीजीएसटी रूल्स भी यही फॉलो करेंगे, पर वो आपको याद करने की जरूरत नहीं, आपको तो एक्सीडिंग 50,000 की लिमिट ही याद करनी है, हर एसजीएसटी रूल्स आपके कोर्स में नहीं आता है। ओके मालिक, चलिए सर, अगर एग्जेम्प्टेड गुड्स का आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो ईवी बिल की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट डी ऑयल्ड केक। देन अगर आप वो घूम लो झूम लो, याद है 6 गुड्स सर जिन पे जीएसटी लेवी नहीं होता है सर, ऐसे गुड्स लिकर वगैरह, या आप लिकर फॉर एल्कोहल, लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन या पेट्रोलियम वाले गुड्स जिन पे जीएसटी लेवी नहीं होता है सर, वो गुड्स का मूवमेंट कर रहे हो तो ईवी बिल की जरूरत नहीं है। देन शेड्यूल 3 वाला कोई ट्रांजैक्शन है सर, उस पे जीएसटी लगता ही नहीं तो ईवी बिल की जरूरत भी नहीं है। देन सर आप कोई ट्रांजिट कार्गो टू और फ्रॉम नेपाल और भूटान जा रहा है आ रहा है तो ईवी बिल की जरूरत नहीं होती है। देन ध्यान रखिएगा, कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट, कैंटीन जो आर्मी का होता है बेटा, कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट अपने यूनिट रन कैंटीन्स को या अपने ऑथराइज कस्टमर्स को गुड्स बेच रहा है, या यूनिट रन कैंटीन्स अपने ऑथराइज कस्टमर को गुड्स बेच रहा है तो ईवी बिल की जरूरत नहीं है। सेकंड थिंग सर, एनपीसीआईएल न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को अगर आप हेवी वाटर एंड न्यूक्लियर फ्यूल्स, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी अगर सप्लाई करता है एनपीसीआईएल को हेवी वाटर एंड न्यूक्लियर फ्यूल्स, तो ईवी बिल की जरूरत नहीं होती, ये सब सीक्रेट ट्रांसपोर्टेशन होते हैं बेटा। देन सर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अगर कोई मूवमेंट करता है एज ए कंसर्न तो इनका मूवमेंट भी अगेन बहुत ही सीक्रेटली होता है, ईवी बिल की जरूरत नहीं होती है। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज अ कंसाइनर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट या लोकल अथॉरिटी रेलवे से एज अ कंसाइनर कोई गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करे तो ईवी बिल की जरूरत नहीं है। एम्प्टी कार्गो कंटेनर्स, खाली ट्रक जा रही वो अपने में गुड्स है पर ईवी बिल की जरूरत नहीं है। सर ध्यान दीजिएगा, एक और अच्छा पॉइंट है, अगर कोई ट्रक वे ब्रिज, अरे भाई वे ब्रिज जा रही है बेटा, तो सर ऐसे केस में होता ना काटा काटा महेश वे ब्रिज सर, तो सर तोल काटा जहां पे ट्रक का वजन हो जाता है बेटा, ट्रक उस पर खड़ा हो जाता है, ट्रक का वजन हो जाता है बेटा। तो सर अगर आपके यहां से गुड्स ट्रक में भर के वे ब्रिज तक जा रहा है और वे ब्रिज से वापस आने वाला है तो सर वो वे ब्रिज अगर विद इन 20 किलोमीटर है तो सर केवल डिलीवरी चालान दे देना उसको, जब वे ब्रिज जा रहा तब ईवी बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। ओके मालिक, डन। सरकार आइए, रूल नंबर 138A क्या बोलता है कि सर पर्सन इंचार्ज ऑफ द कन्वेंस को क्या क्या डॉक्यूमेंट रखने, टैक्स इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, डिलीवरी चालान, और अगर ई इनवॉइस इश्यू किया तो क्यूआर कोड, प्लस उसको ईवी बिल इन फिजिकल या इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म उसको रखना पड़ेगा, प्लस अगर इंपोर्ट ऑफ गुड्स अगर है तो बिल ऑफ एंट्री, प्लस उसके अंदर सर बिल ऑफ एंट्री का नंबर एंड डेट भी मेंशन करेगा इन ईवी बिल नंबर। ईवी बिल जो होता है ना पार्ट ए, उसमें ईवी बिल नंबर, उसमें बिल ऑफ एंट्री का नंबर और डेट भी मेंशन करना पड़ेगा। क्लियर, डन। सरकार नाउ देखो सर, ट्रांसपोर्टर ने गुड्स का मूवमेंट किया, उसको ये डॉक्यूमेंट मेंटेन करने हैं अपने साथ में। नाउ ऑफिसर को पावर दिया, कमिश्नर या ऑथराइज ऑफिसर एम्पावर्ड बाय हिम may authorize any officer to intercept any conveyance and verify the documents and goods contained in it बेटा। अब उसने वेरीफाई अगर किया, व्हीकल को रोक के वेरीफाई किया, चेक किया, तो उसकी जो रिपोर्ट है, समरी रिपोर्ट इज टू बी अपडेटेड विद इन 24 आवर्स बाय द ऑफिसर एंड फाइनल रिपोर्ट इज रिक्वायर्ड टू बी अपडेटेड बाय द प्रॉपर ऑफिसर विद इन 3 days। प्लस फाइनल रिपोर्ट के लिए कमीशन चाहे तो 3 दिन का टाइम उसको ऑफिसर को और दे सकता है, ये अपडेट करना पड़ेगा प्रॉपर ऑफिसर को जीएसटी पोर्टल पे बेटा। पर सर अगेन 24 आवर्स और ये 3 दिन का जो टाइम है, 3 + 3 days का टाइम कब से काउंट करना है, जिस दिन वेरिफिकेशन किया उसकी रात 12 बजे से 3 दिन और 24 आवर्स काउंट किए जाएंगे बच्चों। ओके सर, एंड हाँ, अगर एक बार किसी व्हीकल का वेरिफिकेशन हो गया, चेकिंग हो गया, तो उसको बार बार चेक नहीं करेंगे सर, बाद में उसका वापस से कोई फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द ट्रक नहीं होगा जब तक कि वो अपने डेस्टिनेशन नहीं पहुंचाता, एक्सेप्ट where there is a specific information relating to evasion of tax is made subsequently. Okay, done. 138D बोलता है क्या, अगर किसी भी कन्वेंस को more than 30 minutes रोक दिया है तो वो पर्सन इंचार्ज चाहे तो इसकी इंफॉर्मेशन कॉमन पोर्टल पे अपडेट कर सकता है। ओके सर, कोई खास बात नहीं है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, गुड्स ट्रांसपोर्टेड बाय रेलवे, मूवमेंट ऑफ गुड्स बाय रेलवे, सर इट डज नॉट इंक्लूड अगर रेलवे ने कोई रेलवे की बोगी लीज पे दे दी किसी को, तो सर ये नहीं माना जाएगा कि रेलवे ने ट्रांसपोर्ट किया। तो सर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रेलवे एटसेट्रा डज नॉट इंक्लूड केसेस वेयर लीजिंग ऑफ पार्सल स्पेस बाय रेलवेज टेक्स प्लेस। कोई एक बोगी ये पूरी आपको लीज पे दे दी तो ये नहीं मानेंगे कि रेलवे से ट्रांसपोर्ट हुआ है बेटा। आइए, बड़ा अच्छा रूल मुझे जो लगता है, रूल नंबर 138E, वो बोलता है क्या, ब्लॉकिंग ऑफ ईवी बिल जनरेशन फैसिलिटी। अगर आप सर ध्यान देना, इन 4 में से किसी भी एक केस में कवर होते हो, मतलब सपोज आप अगर कंपोजिशन स्कीम में हो और आपने 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर का जीएसटी CMP 08 फाइल नहीं किया, मतलब टैक्स पे नहीं किया, आप रेगुलर टैक्स पेयर हो और आपने 2 टैक्स पीरियड के रिटर्न सबमिट नहीं किए। अब टैक्स पीरियड मतलब वो पीरियड जिसके लिए रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपने QRMP स्कीम में रखा तो 2 क्वार्टर और नॉर्मल स्कीम में तो 2 महीना। सर आपने 2 टैक्स पीरियड के लिए रिटर्न फाइल नहीं किए, या आपने
2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ या क्वार्टर के लिए जीएसटीआर 1 फर्निश नहीं किया, या फिर आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो रखा है, ये 4 में से कहीं भी अगर आप फॉल करते हो, तो आप जो आउटवर्ड मूवमेंट कर रहे हो, आई रिपीट, आप जो आउटवर्ड मूवमेंट कर रहे हो एज अ कंसाइनर, सर आपके लिए कोई पर्सन ईवी बिल का पार्ट ए जनरेट नहीं कर पाएगा, ना आप खुद कर पाएंगे, ना कंसाइनी कर पाएगा, ना ट्रांसपोर्टर कर पाएगा, ना ई कॉमर्स ऑपरेटर कर पाएगा, ना कुरियर कंपनी कर पाएगी। आपका कुल मिला के आउटवर्ड मूवमेंट ब्लॉक कर दिया है। अच्छा, आपका इनवर्ड मूवमेंट ब्लॉक नहीं किया बेटा, क्लियर? ये मैंने यहाँ पे इंपोर्ट नोट में लिखा है, आपका आउटवर्ड मूवमेंट ब्लॉक किया है, सो दैट आप सेल नहीं कर पाए। हाँ है ना, आप आउटवर्ड मूवमेंट नहीं कर पाएंगे तो आपका बिजनेस अफेक्ट होगा और आप जल्दी से ये कंप्लायंस पूरे करेंगे। दिस इज द पर्पस ऑफ द लॉ, क्लियर? पर कमिश्नर के पास पावर है, आपके ज्यूरिसडिक्शनल कमिश्नर के पास पावर है कि वो चाहे तो, अगर आपने उसको प्रेजेंट किया कि साहब मेरे केस में ब्लॉकिंग हटाओ, तो वो चाहे तो ब्लॉकिंग हटा भी सकता है, वो चाहे तो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर सकता है, बट बिफोर रिजेक्शन एन अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड विल बी गिवन टू द असेसी। क्लियर? डन। आइए बच्चों, एक लास्ट पॉइंट बोलता है क्या, अगर आपके केस में मान लो कभी ईवी बिल एग्जाम किया हुआ है, तो इट डजंट मीन कि आपको कोई और डॉक्यूमेंट मेंटेन नहीं करना है। तो जो पर्सन इंचार्ज ऑफ द कन्वेंस है, उसको टैक्स इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई या डिलीवरी चालान एटसेट्रा हैज टू अकम्पनी विद द गुड्स। अगर भले ही ईवी बिल के लिए एग्जामिशन दे रखा है, ये सारे डॉक्यूमेंट तो आपको ले जाने ही पड़ेंगे साथ में। क्लियर? डन, कोई खास बात नहीं। अब आइए सर्कुलर, यहाँ पे मैं अज्यूम कर रहा हूं कि वैल्यू एक्सीडिंग रुपीज 50,000 है। फर्स्ट, अगर कोई गुड्स ट्रांसिट होता है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, पर सर उसका मूवमेंट जो हो रहा है ना बेटा, वो स्टेट वन से स्टेट वन में ही हो रहा है, पर रास्ते में स्टेट 2 की बॉर्डर भी आती है और स्टेट 2 भी उसको क्रॉस करना पड़ता है, तब जाके वापस, मतलब कुल मिला के स्टेट का डिजाइन इस तरह से है कि सर स्टेट नंबर 1 से स्टेट नंबर 1 में ही जाना है उसको, पर रास्ता ऐसा है कि जिसमें स्टेट 2 भी क्रॉस होता है। तो क्या ईवी बिल जरूरत है? अरे भाई मैं तो कह रहा हूं स्टेट 2 नहीं भी आए, विद इन द सेम सिटी भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, पर अगर कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीडिंग रुपीज 50,000 है तो ईवी बिल जनरेट करना है। सेकंड थिंग, सर अगर आप डीटी यूनिट से एसजेड यूनिट को कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, तो क्या अगर 50,000 से एक्सीड है वैल्यू, तो क्या ईवी बिल जनरेट करना है? आंसर इज यस। हाँ, किसी स्टेट गवर्नमेंट ने स्पेसिफिक कोई एग्जम्पशन दे रखा अपने अपने एसीएस रूल्स में, तो एक अलग बात होगी, अदरवाइज सर अलग से कोई एग्जम्पशन नहीं दे रखा सीजीएस रूल्स में, तो यहाँ पे ईवी बिल जनरेट करना पड़ेगा, पर अगर एग्जाम किया तो ईवी बिल जनरेट नहीं करना है। ओके, चलिए सर नाउ पॉइंट आता है क्या, अगर आपने कोई गुड्स मान लो मुंबई से कोलकाता ट्रांसपोर्ट कराई और आपने ट्रांसपोर्टर को बोला कि आपको ही 4 दिन के लिए बीच में स्टोर करना है गुड्स को, मैं जब मांगूंगा तब दे देना सर, तो इसको बोलते हैं क्या सर, वेयर हाउस ड्यूरिंग ट्रांजिट। तो ट्रांसपोर्टर क्या करता है, अपने ही गोडाउन में गुड्स को स्टोर कर लेता है। अब सर कंसाइनर के यहां से गुड्स निकला, ट्रांसपोर्टर ने पिक किया, ट्रांसपोर्टर ने अपने वेयरहाउस के अंदर गुड्स को स्टोर किया। अब सपोज मैं उसको बोलता हूं 4 दिन या 4 महीने के लिए अपने पास रख, जब मैं मांगूंगा, जब मैं बोलूंगा तब ये गुड्स को तू मेरे यहाँ पे डिलीवर कर देना, या थर्ड पर्सन को जब मैं बताऊंगा वहां डिलीवर कर देना। तो सर ऐसे केस में इफ द कंसाइनी इज कीपिंग द गुड्स एट ट्रांसपोर्टर्स वेयरहाउस, तो सर आपने और मैंने प्लेस ऑफ बिजनेस की डेफिनेशन पढ़ी हुई है, और प्लेस ऑफ बिजनेस बोलता है क्या, प्लेस ऑफ बिजनेस की डेफिनेशन में इंक्लूड होता है क्या, वो प्लेस जहां पे आप अपने गुड्स को स्टोर करते हो। तो सर उस प्लेस को भी आपको कंसाइनी को डिक्लेयर करना पड़ेगा एज योर एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। तो अगर सर कोई ट्रांसपोर्टर अपने वेयरहाउस में गुड्स का स्टोर करता है एट द रिक्वेस्ट ऑफ द कंसाइनी, तो उस वेयरहाउस को कंसाइनी को डिक्लेयर करना पड़ेगा एज इज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस इन योर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अब ऐसे केस में सर जब सपोज मुंबई से गुड्स निकला और मुंबई से गुड्स निकल के सप्लायर के गुड्स निकल के ट्रांसपोर्टर के वेयरहाउस से पहुंचा है, तो मूवमेंट ऑफ द गुड्स कंप्लीट हो चुका है, ये ईवी बिल का काम हो चुका है, और ईवी बिल यहां तक वैलिड था जहां आपका ट्रांसपोर्टर का गोडाउन था। अब कंसाइनी 1 महीने बाद बोलता है आफ्टर 1 मंथ दैट गुड्स को आप एक काम करो मेरे प्लेस पे भेज दो, या मेरे कस्टमर के प्लेस पे भेज दो, या XYZ जगह भेज दो। तो ऐसे केस में वो जो पुराना ईवी बिल था उसकी वैलिडिटी को एक्सटेंड करने की बात नहीं आती है। ऐसे केस में तो नया ईवी बिल जनरेट होगा, और न्यू ईवी बिल जनरेट करके आप रेसिपिएंट के प्लेस पे या जहां पे भी उस कस्टमर ने बोला है कि सर मेरे को गुड्स यहाँ पे चाहिए, तो वहां डिलीवर कर देना, पर नया ईवी बिल जनरेट होगा इस मूवमेंट के लिए, क्योंकि ये एक नया ट्रांसपोर्टेशन शुरू हो गया, ये नया कंसाइनमेंट माना जाएगा बच्चों। क्लियर? डन। अब ऐसे केस में एक बात और कि सर जब कंसाइनी ट्रांसपोर्टर के प्लेस को एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करेगा, तो यहां पे जो गुड्स उसने स्टोर किए उन गुड्स के रिगार्डिंग जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स होते हैं, हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड वाला चैप्टर पढ़ाया, हमने पढ़ाया क्या, हर एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के रिकॉर्ड्स उस रेस्पेक्टिव एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में आपको मेंटेन करने पड़ते हैं। पर इस सर्कुलर ने क्लेरिफाई करके बोल दिया नहीं, वो एडिशनल प्लेस अगर आपने डिक्लेयर किया है तो उसके रिगार्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स जो कंसाइनी वो अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे ही मेंटेन कर सकता है, पर ट्रांसपोर्टर को सिंस ट्रांसपोर्टर क्या कर रहा है, उन गुड्स का वेयर हाउसिंग कर रहा है,
तो एज अ वेयर हाउस कीपर उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे उन गुड्स के लिए जो उसने टेम्पररी स्टोर किए अपने प्लेस पे बेटा। क्लियर, डन। इसी के साथ भारत माता की जय, इसी के साथ ये सर्कुलर भी खत्म होता है अब, और इसी के साथ ये चैप्टर भी पूरा आई थिंक आपकी ग्रिप में आ गया होगा, जल्दी से कवर हो गया होगा, माहौल बन गया होगा, और माहौल बन गया तो लाइक किए बिना, कमेंट किए बिना जाना नहीं, क्योंकि सर लाइक और कमेंट करेंगे तभी हमको भी एनर्जी मिलेगी, माहौल बनेगा। एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो मेहनत हो रही है ये मेहनत के लिए सर बहुत दम लगता है। आई होप यू आर गेटिंग ऑल द कॉन्सेप्ट्स मजे से, अच्छे से, एंड आपके इन पे रिवीजन भी अच्छे से हो रहा है। डू लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। ओके सर, एक मैसेज छोटा सा आपके लिए लिखा है, ये छोटी छोटी बातें मैं लेक्चर के बाद आपसे शेयर करता हूं, शायद इससे थोड़ा बहुत पॉपअप आपको मिल जाए तो सर मेरा जीवन सफल हो जाएगा। क्योंकि अगर इन छोटी छोटी बातों से एक भी बच्चा अगर मोटिवेट हो गया डेली बेस पर, तो सर पर्पस ऑफ दिस पॉइंट पूरा हो जाएगा। क्या लिखा है देखो, सपने मत देखो, मैं कहता हूं कि सपने बहुत देखो, पर केवल सपने मत देखो, क्योंकि सपने केवल देखे जाते हैं। एम रखो, एक टारगेट रखो, क्योंकि एम अचीव किए जाते हैं, और मुझे पता है आप एम अचीव कर रहे हो। इस लेक्चर को अगर आपने यहां तक देख लिया मतलब आप अपना एम अचीव करने वाले हो, एंड डेफिनेटली यू विल सक्सीड। माय ऑल प्रेयर्स आर फॉर यू गाइस। मस्त होके पढ़े, खुश होके पढ़े, पूरी जोश के साथ पढ़े, पूरी एनर्जी के साथ पढ़े, डल होके नहीं पढ़े। सर ताकत आपको मिलेगी, एंड सर आई होप ये लेक्चर्स आपको और भी एनर्जी देंगे। ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच, सी यू सून। और जब भी सर हम लोग सर सीए बन जाएंगे डेफिनेटली एक दिन जरूर मिलेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।